हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए अपने इस एनवायरनमेंट बाय शंकर आईएएस एकेडमी के कोर्स को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, कंटिन्यू करेंगे चैप्टर 9 के साथ। चैप्टर 8 में हम लोगों ने जो है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट पढ़ लिया था, जान लिया था, और कुछ लोगों को ये डाउट हुआ था कि हमने चैप्टर 7 जो है वो क्यों नहीं कवर किया। तो उसके लिए मैंने आपको पिछले चैप्टर में भी बताया था, जब हम चैप्टर 8 डिस्कस कर रहे थे, कि चैप्टर 7 कुछ ऐसे मुद्दों के साथ डील करता है जो करंट के होने चाहिए, ठीक है ना। मतलब करंट रिलेटेड जो भी पॉइंट है जो आपके पिछले 1-1.5 साल में हुए हैं उनसे संबंधित है। तो इसलिए आप उस तरीके की चीज़ों को ध्यान रखिएगा जो पिछले 1-1.5 साल में हुई है, ठीक है। वो आपके करंट अफेयर्स वगैरह में आप लोगों ने पढ़ा होगा, न्यूज़पेपर वगैरह में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो उस तरीके के मुद्दे जो है वो आपको ध्यान में रखने चाहिए। तो चैप्टर 7 जो है उस हिसाब से रेलिवेंट हमें लगा, तो इसलिए हमने उसको ऑल टुगेदर क्या करा है, इंक्लूड इस कोर्स में नहीं करा है, ठीक है। तो चैप्टर 8 में हम लोगों ने जो है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट यानी कि EIA के बारे में बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया, ठीक है ना। उसका जो नया 2020 का ड्राफ्ट नोटिफिकेशन आया था उसके बारे में भी डिटेल में हमने बातें करी कि क्या क्या चेंजेस उसमें सरकार की तरफ से लाने की बात की जा रही है। तो ये सारी बातें हम लोगों ने वहाँ पर समझी है, ठीक है। अब आज जो है हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 9 बायोडाइवर्सिटी को लेकर चैप्टर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफ़ी आसान भी चैप्टर है, ठीक है। इसमें ज़्यादा बड़ा चैप्टर भी नहीं है, मोस्ट प्रोबेबली 2 पार्ट में हम लोग इस चैप्टर को जो है कंप्लीट कर लेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो लोग इस कोर्स को, इस वीडियो सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं, जिनको ये पसंद आ रही है, वो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि हमारे इन कोर्सेज़ का जो फ़ायदा है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। और बाकी जो लोग चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारी वेबसाइट पर खुद को एनरोल नहीं किया है, तो उन लोगों से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग हमारी वेबसाइट पर एनरोल कर लीजिए। उसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चैनल पर अभी तक आप लोगों ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि वीडियोस जो भी हमारी तरफ से नया वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशंस वगैरह आपसे मिस ना हो। इस पूरे के पूरे वीडियो सीरीज का जो फुल कोर्स है वो हमारी वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। वहाँ पर आपको सारे के सारे वीडियोज़, साथ ही साथ चैप्टर वाइज नोट्स आप लोगों को मिल जाएंगे, PDF नोट्स, और चैप्टर वाइज क्विजेस भी आप लोगों के लिए जो है वो रेगुलरली वहाँ पर अपडेट किए जा रहे हैं, सो दैट कि आप लोगों को जो है पूरा का पूरा जो अपनी तैयारी है, स्पेसिफिकली एनवायरनमेंट की अगर हम तैयारी की बात करें, स्टैटिक पोर्शन की तैयारी की हम बात करें, तो वो आप हमारे साथ, हमारे प्लेटफॉर्म के साथ कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिलहाल हम लोग जो है अपना डिस्कशन स्टार्ट करेंगे बायोडाइवर्सिटी को लेकर चैप्टर 9 के साथ पार्ट 1 में। चलिए देखिए, बायोडाइवर्सिटी जो वर्ड है ये आप लोगों के लिए नया वर्ड नहीं है, ठीक है। मैं ये नहीं मानता कि आप लोगों के लिए नया वर्ड है, आप लोगों को इसका मतलब पता नहीं है, आप लोग इसका मतलब जानते हैं, ठीक है। ये बेसिकली जो है 2 वर्ड से मिलकर बना है, वन इज बायो और एक है डाइवर्सिटी, ठीक है। बायो का मतलब क्या है? बायो इज एनीथिंग दैट रिलेट्स टू लाइफ, ठीक है। जो भी चीज लाइफ से रिलेटेड है, चाहे वो एनिमल लाइफ हो, चाहे वो प्लांट लाइफ हो, ठीक है। उसमें भी किसी भी तरीके के एनिमल्स हो सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेकर आपके बड़े लार्जेस्ट एनिमल्स तक हो सकते हैं, और साथ ही साथ जो प्लांट्स हैं वो भी आपके छोटे से छोटे प्लांट से लेकर बड़े से बड़ा प्लांट भी हो सकता है। ऑल व्हाट कंस्टिट्यूट लाइफ्स दैट इज इंक्लूडेड अंडर बायो, ठीक है। और डाइवर्सिटी का मतलब क्या है? डाइवर्सिटी का मतलब होता है डिफरेंस। ये वर्ड आया है बेसिकली, आप कह सकते हैं डिफरेंस से, या आप कह सकते हैं वेराइटी से, ठीक है ना, वेराइटी से, या आप अगर आप इसको हिंदी में कहें तो आप इसको कह सकते हैं भिन्नता से, ठीक है। यानी कि कितनी ज़्यादा जो लाइफ है वो डाइवर्स है, वो अलग अलग है, उसकी कितनी ज़्यादा वैरायटी है, दैट इज बेसिकली व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी मीनिंग, ठीक है ना। देखिए यही चीज़ यहाँ पर लिखी गई है कि बायोडाइवर्सिटी जो पाई जाती है अर्थ पे, यानी कि धरती पे जो आज हमें बायोडाइवर्सिटी देखने को मिल रही है, ठीक है। अब धरती के बाहर बाकी यूनिवर्स में किस तरीके की बायोडाइवर्सिटी है वो हमसे, उसका मतलब नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ अपने जो भी स्टडी है वो जनरली अर्थ तक ही सीमित रखते हैं, ठीक है। तो बायोडाइवर्सिटी जो अर्थ में हमें आज देखने को मिलती है उसमें क्या है? उसमें मिलियंस ऑफ डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल स्पीशीज है, ठीक है। अब देखिए यहां पर पहली बात हो गई, बहुत ज्यादा है, मिलियंस है, डिस्टिंक्ट है, यही डिस्टिंक्ट मैंने आपको बताया, जो वेराइटी है या जो डिफरेंस है वो वाली बात। और बायोलॉजिकल स्पीशीज, अब वो बायोलॉजिकल स्पीशीज प्लांट स्पीशीज भी हो सकते हैं और एनिमल स्पीशीज भी हो सकते हैं। तो ये चीज का आप हमेशा ध्यान रखिएगा, प्लांट्स प्लस एनिमल्स, ठीक है, कि बायोलॉजिकल स्पीशीज की अगर हम बात कर रहे हैं या हम बायोडाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं तो प्लांट्स और एनिमल्स इसमें दोनों ही इंक्लूडेड रहेंगे। अब ये जो पूरा का पूरा
मिलियंस ऑफ डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल स्पीशीज हमारे पास आज की डेट में है जो इतनी बड़ी बायोडाइवर्सिटी को कंसिस्ट कर रहे हैं, वो एक दिन में नहीं आए। वो कैसे आए? हमें पता है, हमने अपने ज्योग्राफी के कोर्सेज में भी पढ़ा है, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा कि जो अर्थ है वो लगभग आज से 4-4.5 बिलियन ईयर्स पहले जो है वो अर्थ का इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था, और तभी से यहां पर जो है लाइफ वगैरह भी आनी शुरू हुई। ठीक है, और कैसे कैसे एक एक करके जो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी लाइफ जो है इवॉल्व हुई, चाहे वो प्लांट ऑर्गेनिजम्स हो चाहे वो एनिमल ऑर्गेनिजम्स हो, तो वही सब चीजें यहां पर देखने को मिली है। तो इसमें यही लिखा गया है कि जो आज की डेट में हमारे पास मिलियंस ऑफ डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल स्पीशीज है, वो ऐसा नहीं है कि रातों रात हुए हैं। 4 बिलियन ईयर्स का इवोल्यूशन हुआ है और तब जाके हमारे पास आज इतने ज्यादा मिलियंस में जो है डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल स्पीशीज है। ठीक है, और मैंने आपको पहले ही बता दिया बायोलॉजिकल स्पीशीज में आपको ध्यान रखना है प्लांट्स भी है और एनिमल्स भी है। ठीक, अब देखिए, बायोडाइवर्सिटी इज द वैरायटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। इट इंक्लूड्स ऑल ऑर्गेनिजम्स, स्पीशीज एंड पॉपुलेशंस। इसमें सभी ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके स्पीशीज है, सभी पॉपुलेशन वगैरह जो है वो इसमें है। जेनेटिक वेरिएशन अमंग दीज। अब जैसे मान लीजिए किसी स्पीशीज में जेनेटिकली वेरिएशंस होते हैं, तो क्या वो भी बायोडाइवर्सिटी का पार्ट रहेंगे? बिल्कुल रहेंगे। ठीक है, दे आर कॉम्प्लेक्स असेंबलेजेस ऑफ कम्युनिटीज एंड इकोसिस्टम। जो इकोसिस्टम्स है या जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिटीज है उनकी जो असेंबली है, ठीक है, और असेंबली कैसी है? इट्स अ कॉम्प्लेक्स असेंबली। तो वो भी सारा का सारा क्या है? बायोडाइवर्सिटी का ही पार्ट है। तो आपको ध्यान रखना है कि बायोडाइवर्सिटी का पार्ट क्या क्या है? ऑर्गेनिजम्स है, स्पीशीज है, पॉपुलेशंस है, किसी भी स्पीशीज में या किसी भी ऑर्गेनिजम्स में जो जेनेटिक वेरिएशंस है वो भी है, और साथ ही साथ जो उनकी कम्युनिटीज का या इकोसिस्टम्स का क्या है? कॉम्प्लेक्स असेंबलेज है, कॉम्प्लेक्स असेंबली है, वो भी बायोडाइवर्सिटी का ही पार्ट है। ठीक, साथ ही साथ इट ऑल्सो रेफर्स टू द इंटर रिलेटेडनेस ऑफ जीन्स, स्पीशीज एंड इकोसिस्टम्स एंड इन टर्न देयर इंटरैक्शंस विद द एनवायरमेंट। यानी कि जो अलग अलग प्रकार के जीन्स हैं, अलग अलग प्रकार के स्पीशीज हैं, इकोसिस्टम्स हैं, वो आपस में एक दूसरे से कैसे संबंधित है, उनका इंटर रिलेशन आपस में क्या है, वो भी बायोडाइवर्सिटी में ही आएगा। और साथ ही साथ उनका जो एनवायरमेंट के साथ, अपने पर्यावरण के साथ जो उनका इंटरेक्शन हो रहा है, दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, अब बायोडाइवर्सिटी को एक यूनाइटेड नेशंस की अर्थ समिट हुई थी 1992 में, उसमें बायोडाइवर्सिटी को कैसे डिफाइन किया गया है, ये आप एक तरीके से कह सकते हैं इसकी ऑफिशियल या टेक्निकल डेफिनेशन है। देखिए, इसका मतलब क्या है कि बायोडाइवर्सिटी इज डिफाइंड एज द वेरिएबिलिटी अमंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम ऑल सोर्सेज। ठीक है, पहले इतना पढ़िए, वेरिएबिलिटी। वेरिएबिलिटी का मतलब क्या हो गया? वैरायटी। ठीक है, कि अलग अलग है किसके? ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स, फ्रॉम ऑल द सोर्सेज, चाहे वो टेरेस्ट्रियल यानी कि लैंड से हो, चाहे वो मरीन से हो, या फिर अदर एक्वेटिक इकोसिस्टम से हो। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा है इकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सेस ऑफ विच दे आर पार्ट। ठीक है, यानी कि सारे के सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी जितनी भी वैरायटी है, उनकी जितनी भी वेरिएबिलिटी है, वो चाहे किसी भी सोर्स से हो, टेरेस्ट्रियल हो, मरीन हो, बाकी किसी एक्वेटिक इकोसिस्टम से हो, किसी इकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सेस से हो, वहां से। ठीक है, दिस इंक्लूड्स डाइवर्सिटी विदिन स्पीशीज, बिटवीन स्पीशीज एंड ऑफ इकोसिस्टम्स। तो इसमें बेसिकली वही बात है कि जो डाइवर्सिटी है, जो भिन्नता है, वो स्पीशीज के विदिन भी हो सकती है, यानी कि विदिन द स्पीशीज भी हो सकती है। जैसे कि होमो सैपियंस एक स्पीशीज है। होमो सैपियंस अगर आपको पता है, वैसा आई होप कि आप लोगों को पता होगा, होमो सैपियंस बेसिकली जो हम लोग हैं, मतलब जो ह्यूमन बींग्स हैं, उनकी स्पीशीज कौन सी है? होमो सैपियंस। तो होमो सैपियंस में भी आपको पता है कि सारे के सारे क्या जो ह्यूमन बींग्स हैं वो एक जैसे होते हैं? नहीं, सब अलग अलग होते हैं। कोई गोरा होता है, कोई काला होता है, कोई लंबा होता है, कोई छोटा होता है। ठीक है ना, किसी का थोड़ा सा कह सकते हैं कि मतलब सुंदर या बदसूरत तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन मतलब सबके जो नाक नक्श होते हैं, जिसको नाक नक्श बोला जाता है, अलग अलग होते हैं। ठीक है ना, तो वही सारी की सारी चीजें हैं, यानी कि आप कहेंगे डाइवर्सिटी विद इन द स्पीशीज। ठीक है, विद इन द स्पीशीज है। अब बिटवीन स्पीशीज में भी वेरिएशंस होगा। कैसे? कि ह्यूमंस हैं, फिर एनिमल्स में आप देख लीजिए डॉग्स हैं, कैट्स हैं, रैबिट्स हैं, हॉर्स है, एलिफेंट है, टाइगर है, ये सारी की सारी क्या है? स्पीशीज की वैरायटी है। तो ये बिटवीन द स्पीशीज हो गई। और इकोसिस्टम्स के भी क्या होते हैं? वेरिएशंस होते हैं। तो ये सारा का सारा जितने भी वेरिएशंस है, जितने भी डाइवर्सिटीज है, दीज आर इंक्लूडेड इन द बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, ये बात आप आई थिंक यहां तक बिल्कुल क्लियरली समझ रहे हैं। आगे क्या लिखा गया है देखिए, कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज फंडामेंटल टू द
इकोलॉजिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो देखिए आजकल ऐसा है कि आप हर चीज में जहां पर भी पढ़े हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, आपको बहुत बार ये वर्ड देखने को, सुनने को, जानने को मिलेगा। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या है ये मैं आपको बहुत बार पहले भी बता चुका हूं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज नथिंग बट कि आप अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए डेवलपमेंट कर रहे हैं, रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, व्हाटएवर, पर सिर्फ और सिर्फ अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए नहीं, बल्कि आने वाली जो जनरेशन है उसकी भी जरूरतों का ध्यान रखते हुए आप रिसोर्सेज का जो है यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि पहले मैंने आपको बताया था कि एक वर्ड होता था कि मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज, लेकिन बाद में उसको क्या बोल दिया गया, बेस्ट पॉसिबल यूज, यानी कि हम अपनी ही जरूरतों को ध्यान में रखते हुए रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन या एक्सप्लॉयटेशन ना करें, बल्कि आगे आने वाली जो पीढ़ी है, जो हमारी फ्यूचर जनरेशन होंगी, उनकी जरूरतों का भी हम ध्यान रखें। दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो यहां पर क्या लिखा गया है कि अगर हम लोग चाहते हैं कि इकोलॉजिकली हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट करें, तो उसके लिए जो बायोडाइवर्सिटी है उसको कंजर्व करना और उसका सस्टेनेबल यूज करना भी जरूरी है। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी हमारी जो डेली लाइफ है, जो लाइवलीहुड है, उसका पार्ट है एंड कंस्टिट्यूट्स रिसोर्सेज अपॉन विच फैमिलीज, कम्युनिटीज, नेशंस एंड फ्यूचर जनरेशंस डिपेंड। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी जो है वो हमारी डेली लाइफ का, हमारी जो लाइवलीहुड है उसका एक पार्ट है, उसका एक हिस्सा है, और इसमें सारे के सारे जो रिसोर्सेज हैं जिनके ऊपर हमारी जो फैमिलीज हैं, कम्युनिटीज, नेशंस और जो फ्यूचर जनरेशंस हैं वो डिपेंड करती है। ठीक है, इसके बाद यहां पर कुछ लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी दिया गया है। बायोडाइवर्सिटी जो है वो तीनों ही लेवल पर एग्जिस्ट करती है, ये आपको ध्यान रखना है। एक हो गया जीन के लेवल पर, यानी कि जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, एक है स्पीशीज के लेवल पर, और एक है इकोसिस्टम के लेवल पर। ठीक है, एक एक करके इनके बारे में यहां पर जो दिया हुआ है उसको थोड़ा बहुत देखते हैं। जेनेटिक डाइवर्सिटी मतलब जीन्स के स्तर पर। ठीक, जीन्स बेसिकली क्या है, अगर आप लोगों को नहीं पता, जीन्स बेसिकली आप कह सकते हैं कि हमारी जो बॉडी है उसकी एक, कह सकते हैं आप, इंडिविजुअल आइडेंटिटी आप इसको मान सकते हैं। ठीक है, ज्यादा इसकी हम लोग साइंटिफिक डिटेल्स में नहीं जाएंगे। आप कह सकते हैं कि इंडिविजुअल आइडेंटिटी, हर ऑर्गेनिज्म की जो इंडिविजुअल आइडेंटिटी है वो कहां पर स्टोर रहती है, उसके जीन्स में। ठीक है, तो जो लोग हमारे साइंस के स्टूडेंट हैं उन लोगों को ज्यादा पता होगा। ठीक है, आई एम वेरी मच श्योर, लेकिन जो लोग नहीं है उन लोगों के लिए ज्यादा जानना एज सच इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आप लोग जीन्स को इतना समझ के चलिए कि इंडिविजुअल आइडेंटिटी होती है। बाद में कभी हम लोग अगर अपना साइंस एंड टेक पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे या आप लोग पढ़ेंगे, तो वहां पर आप जीन्स के बारे में ज्यादा जान सकते हैं। ठीक है, इट इज कंसर्न्ड विद द वेरिएशन इन जीन्स विद इन अ पर्टिकुलर स्पीशीज, यानी कि किसी एक पर्टिकुलर स्पीशीज के अंतर्गत जो उसके जीन में वेरिएशंस हैं ये उससे संबंधित है। मैंने आपको पहले ही बताया कि सारे के सारे ह्यूमन बींग्स क्या हैं, वो होमो सैपियंस है। ठीक है, उनकी स्पीशीज सेम है, लेकिन क्या सारे के सारे ह्यूमन बींग्स एक जैसे दिखते हैं? नहीं दिखते हैं। ठीक है, तो यानी कि क्या है, उन सबके जीन्स क्या है, अलग अलग है, उनकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी क्या है, अलग अलग है। तो उसमें जो वेरिएशंस है दैट इज योर जेनेटिक डाइवर्सिटी। ठीक है, जेनेटिक डाइवर्सिटी अलाउज स्पीशीज टू अडेप्ट टू चेंजिंग एनवायरमेंट। अब ये स्पीशीज डाइवर्सिटी हेल्प क्या करती है, सॉरी जेनेटिक डाइवर्सिटी हेल्प क्या करती है? जेनेटिक डाइवर्सिटी आपको अलाउ करती है कि जितने भी स्पीशीज हैं वो जो आपका चेंजिंग एनवायरमेंट है, यानी कि जो आपका पर्यावरण बदल रहा है, उसके हिसाब से आप क्या कर सके, अपने आप को अडेप्ट कर सके। ठीक, दिस डाइवर्सिटी एम्स टू इंश्योर दैट सम स्पीशीज सर्वाइव ड्रास्टिक चेंजेस एंड दस कैरी ऑन डिजायरेबल जीन्स। ठीक है, अब इस डाइवर्सिटी की वजह से क्या होता है कि कुछ स्पीशीज ऐसे हैं जो ड्रास्टिक चेंजेस को क्या कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं, और उनके पास इस तरीके के डिजायरेबल जीन्स जो है वो होते हैं। द सर्वाइवल ऑफ इंडिविजुअल्स इंश्योर द सर्वाइवल ऑफ द पॉपुलेशन। अब जैसे जैसे ये इंडिविजुअल जो है वो सर्वाइव करेंगे तभी तो पॉपुलेशन भी सर्वाइव करेगी, यानी कि उनके पास इस तरीके के डिजायरेबल जीन्स होंगे जो ड्रास्टिक चेंजेस को क्या कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं, तब उनकी जो ओवरऑल स्पीशीज की पॉपुलेशन है वो भी सर्वाइव करेगी। ठीक है, इसी जेनेटिक डाइवर्सिटी की वजह से हमारे पास क्या है, ब्यूटीफुल बटरफ्लाइज है। अदरवाइज सारी की सारी बटरफ्लाइज क्या होती, एक जैसी होती, क्योंकि स्पीशीज तो सेम है बटरफ्लाइज की। ठीक है ना, अब जैसे रोज है, रोज आपने देखा होगा कोई पिंक होता है, कोई रेड होता है, कोई व्हाइट होता है, कोई येलो होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि रोज की स्पीशीज तो सेम है। अगर जेनेटिक डाइवर्सिटी नहीं होती तो सारे के सारे रोज एक से होते, सारे के सारे पैराकीट्स एक से होते। ठीक है, जो कोरल्स वगैरह है वो आपने देखे कितने ज्यादा मायराइड ह्यूज, शेप्स एंड साइजेस। मायराइड का मतलब होता है इनफाइनाइट, या आप कह सकते हैं वेरी लार्ज इन नंबर, असंख्य। ठीक है, ह्यूज का मतलब होता है कलर, शेप और साइज तो आपको पता ही है। ठीक है, तो इसी वजह से क्या है, जेनेटिक डाइवर्सिटी होने की वजह से ये जितने भी बटरफ्लाइज, रोजेस, पैराकीट्स, कोरल्स वगैरह हैं, ये अलग अलग असंख्य कलर में, साइज में और शेप में
पाए जाते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो जितनी भी स्पीशीज थी, जैसे कि रोज का एग्जांपल आप लोग याद रख सकते हैं, बटरफ्लाई का एग्जांपल आप लोग याद रख सकते हैं, कि अगर ऐसा नहीं होता तो सारी की सारी बटरफ्लाई एक जैसी दिखती, सारे के सारे रोजेस जो है वो एक जैसे दिखते, लेकिन ऐसा नहीं है। और वो क्यों है? जेनेटिक डाइवर्सिटी की वजह से। अब आप लोगों से अगर ये पूछे कि रोजेस के इतने सारे कलर क्यों हैं, तो उसका सिंपल सा एग्जांपल है या सिंपल सा उसका जवाब रहेगा जेनेटिक डाइवर्सिटी की वजह से। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे स्पीशीज डाइवर्सिटी। अब स्पीशीज डाइवर्सिटी का मतलब क्या है कि एक स्पीशीज तो नहीं है, मतलब जैसे अगर हम फ्लावर को एक बात करें तो फ्लावर सिर्फ एक प्रकार के तो नहीं होते, रोजेस आर नॉट दी ओनली फ्लावर्स। ठीक है, अलग अलग प्रकार के फ्लावर्स होते हैं, तो वो क्या हो गया? आपके स्पीशीज की डाइवर्सिटी है। ठीक है, वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन दी अर्थ, कि अर्थ पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं उनकी वैरायटी है। ठीक है, स्पीशीज जो है वो एक दूसरे से डिफर करते हैं मार्क्डली इन देयर जेनेटिक मेकअप, डू नॉट इंटरब्रीड इन नेचर, वो आपस में ब्रीड नहीं करते नेचुरली। ठीक है, क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज जो है हाउएवर हैव इन कॉमन मच ऑफ देयर हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स, जितने भी आपके कह सकते हैं क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज है उनके जो हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आपस में क्या होते हैं? काफी ज्यादा कॉमन होते हैं। जैसे कि अगर हम ह्यूमंस की और चिंपैंजीज की बात करते हैं तो इनके 98.4% तक जीन्स क्या है? सेम है। ठीक है, अब क्यों है? क्योंकि वो पता है पहले मनुष्य क्या था, पहले मनुष्य बंदर था, चिंपैंजीज था। ठीक है, फिर उसके बाद धीमे धीमे वो अर्ली मैन बना, उसके इवोल्यूशन होता गया, फिर वो प्रॉपर ह्यूमन बना, तो उसके जो जीन्स वगैरह है, जो उसका हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो लगभग सेम है, और 98.4% ऑफ द जीन्स ऑफ द ह्यूमंस एंड चिंपैंजीज जो है वो लगभग सेम है। ठीक है, अब यहां पर एक थोड़ा सा नंबर सा दिया गया है, इसको मतलब समझते हैं क्या है। इट इज द रेशियो ऑफ वन स्पीशीज पॉपुलेशन ओवर टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स अक्रॉस ऑल स्पीशीज इन अ गिवन बायोम, मतलब कि स्पीशीज डाइवर्सिटी को अगर हमें मैथमेटिकली लिखना हो तो हम इसको कैसे लिखेंगे? ये एक रेशियो है। रेशियो मतलब मान लीजिए कोई ए स्पीशीज है और साथ ही साथ अगर सारी की सारी किसी एक पर्टिकुलर बायोम में अगर मैं बात करूं तो एक तो ए स्पीशीज है, साथ ही साथ ए बी सी डी ई एफ ऐसे करके बहुत सारी स्पीशीज है। ठीक है, तो ये जो आपका रेशियो मिल रहा है यानी कि ए अपॉन ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई एंड सो ऑन, ये सारा का सारा क्या है? दिस इज योर स्पीशीज डाइवर्सिटी। ठीक है, यही है स्पीशीज डाइवर्सिटी। अब इसमें देखिए स्पीशीज डाइवर्स होने का मतलब क्या है कि ये अलग अलग स्पीशीज है। ठीक है, ए स्पीशीज बी स्पीशीज। अब इसमें अगर जितनी ज्यादा स्पीशीज होंगी यानी कि जितना ज्यादा ये डिनोमिनेटर आपका बढ़ता जाएगा, ये फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक, यानी कि अगर ये इनफाइनाइट डाइवर्सिटी हो गई, मतलब ए बी सी डी ई करके ऐसे इनफाइनाइट स्पीशीज हो गई, और एनीथिंग अपॉन इनफाइनाइट इज जीरो। ठीक है, एनीथिंग अपॉन इनफाइनाइट इज जीरो, ये आप लोगों को थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स है पता होगी। ठीक है, और अगर मान लीजिए कि नीचे भी यानी कि डिनोमिनेटर में भी सिर्फ और सिर्फ अगर एक ही स्पीशीज होती है, सिर्फ ए ही यहां पर होता, ठीक है, या बी ही बी होता, तो क्या लिखते हैं हम? ए अपॉन ए या बी अपॉन बी, तो दैट मीन्स इट वुड हैव बीन इक्वल टू 1। यानी कि हमारी स्पीशीज डाइवर्सिटी जितनी ज्यादा होगी, स्पीशीज डाइवर्सिटी क्या होगी? जितनी ज्यादा होगी उतना हमारा ये जो फ्रैक्शन है वो क्या होगा? जीरो होगा। और स्पीशीज डाइवर्सिटी हमारी जितनी कम होगी उतना ये हमारा जो रेशियो है वो 1 के नजदीक होगा, या फिर अगर एक ही स्पीशीज होगी तो फिर 1 होगा। ठीक है, आई होप यहां पर ये जो चीज लिखी गई है वो आपको समझ में आ रहा है कि 0 वुड बी इनफाइनाइट डाइवर्सिटी एंड 1 रिप्रेजेंट्स ओनली 1 स्पीशीज प्रेजेंट। ठीक, इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं इकोसिस्टम या कम्युनिटी डाइवर्सिटी की जो तीसरा प्रकार है उसके बारे में। ठीक, इसका मतलब क्या है? दिस रेफर्स टू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैबिटेट्स। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैबिटेट्स की बात कर रहा है। एक हैबिटेट क्या होता है? इज द क्यूमुलेटिव फैक्टर ऑफ द क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड ज्योग्राफी ऑफ अ रीजन, यानी कि किसी भी रीजन के किसी भी क्षेत्र के जो क्लाइमेट है, वहां की जो वेजिटेशन है, वहां की जो ज्योग्राफी है, उसका जो टोटल या आप कह सकते हैं सम टोटल फैक्टर या क्यूमुलेटिव फैक्टर जो है उसको बोला जाता है हैबिटेट। ठीक, देयर आर सेवरल काइंड्स ऑफ हैबिटेट अराउंड द वर्ल्ड, जैसे कि कोरल्स एक अलग हैबिटेट है क्योंकि वहां का क्लाइमेट, वेजिटेशन, ज्योग्राफी अलग है। ग्रासलैंड अलग है, वेटलैंड, डेजर्ट, मैनग्रोव, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ये सारे के सारे क्या है? इकोसिस्टम्स के एग्जांपल भी कह सकते हैं, या फिर आप इनको डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैबिटेट्स के एग्जांपल भी कह सकते हैं। ठीक है, चेंज इन क्लाइमेटिक कंडीशन इज अकम्पनीड बाय द चेंज इन वेजिटेशन एज वेल। ऑब्वियस सी बात है, किसी भी जगह की अगर क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज होगी तो वहां पर वेजिटेशन चेंज होगा। आपको पता है कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है और डेजर्ट का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो एक जैसा नहीं है, तो इसीलिए वहां पर क्या है? वेजिटेशन भी अलग अलग है।
ईच स्पीशीज अडेप्ट इटसेल्फ टू अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ एनवायरमेंट। अब ये भी ऑब्वियस सी बात है कि आपने देखा होगा कि जैसे रेगिस्तान में क्या होते हैं, ऊंट होते हैं, ठीक है। अगर हम एनिमल्स की बात करें, अगर प्लांट की बात करें तो आपने देखा होगा कैक्टस होते हैं। तो सिमिलरली जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं वहां पर आपको ऊंट नहीं दिखाई देंगे, वहां पर आपको कैक्टस नहीं दिखेंगे। वहां की जो स्पीशीज है, चाहे वो एनिमल स्पीशीज हो चाहे वो प्लांट स्पीशीज हो, वो क्या हो जाएगी, वो अलग हो जाएगी। तो इसलिए यहां पर लिखा गया है कि हर प्रकार का जो स्पीशीज है वो एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ एनवायरमेंट में ही अडेप्ट करता है। तो जैसे जैसे अगर एनवायरमेंट चेंज होगा तो स्पीशीज बेस्ट अडेप्टेड टू दैट एनवायरमेंट बिकम्स प्रीडोमिनेंट, ठीक है। अब जैसे जैसे एनवायरमेंट चेंज होगा तो उस एनवायरमेंट को जो भी स्पीशीज सबसे बेस्ट तरीके से अडेप्ट कर पाएगा वो वहां पर क्या बन जाएगा, प्रीडोमिनेंट स्पीशीज बन जाएगा, ठीक है। Thus the variety or diversity of species in the ecosystem is influenced by the nature of the ecosystem। तो इसीलिए किसी भी रीजन में, किसी भी एरिया में अगर हम बात करते हैं, जो स्पीशीज की डाइवर्सिटी है या जो वैरायटी है वो किस बात पर इन्फ्लुएंस करती है, वो किस बात से प्रभावित होती है, वहां के इकोसिस्टम के नेचर से। अगर वहां का इकोसिस्टम चेंज होगा तो वहां की जो बायोडाइवर्सिटी है वो भी चेंज हो जाएगी। क्यों बायोडाइवर्सिटी क्यों चेंज होगी, क्योंकि स्पीशीज जो उस चेंजिंग एनवायरनमेंट को अडेप्ट कर पाएंगे वही वहां पर सर्वाइव कर सकते हैं, बाकी स्पीशीज वहां पर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आई होप यहां तक चीजें जो है टाइप्स ऑफ डाइवर्सिटीज और ये सब बातें आप बिल्कुल अच्छे से समझ गए हैं। इसके बाद यहां पर एक टर्म दिया गया है दैट इज मेजरमेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कि हम बायोडाइवर्सिटी को मेजर कैसे कर सकते हैं, ठीक है। देखिए बायोडाइवर्सिटी को मेजर करने के लिए दो कंपोनेंट दिए गए हैं, पहला है स्पीशीज रिचनेस और दूसरा है स्पीशीज इवननेस, ठीक है। रिचनेस का मतलब आप समझ सकते हैं कि कितनी ज्यादा स्पीशीज है, और इवननेस का मतलब है कि एक प्रकार की स्पीशीज कितनी ज्यादा है, ठीक। देखिए स्पीशीज रिचनेस का मतलब है इट इज अ मेजर ऑफ नंबर ऑफ स्पीशीज फाउंड इन अ कम्युनिटी, ठीक है। यहां पर स्पीशीज रिचनेस से आपको जो वर्ड ध्यान रखना है दैट इज नंबर ऑफ स्पीशीज, कि कितनी स्पीशीज पाई जा रही है किसी भी कम्युनिटी में, दैट विल डिफाइन द स्पीशीज रिचनेस ऑफ दैट एरिया और दैट कम्युनिटी, ठीक है। अब इसी में भी तीन प्रकार की होती है, जैसे कि अल्फा है, बीटा है और गामा है। अब देखिए इसमें कुछ ज्यादा समझने लायक ऐसा है नहीं, आप इसको थोड़ा सा पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अल्फा का मतलब क्या है, इट रेफर्स टू द डाइवर्सिटी विद इन अ पर्टिकुलर एरिया और इकोसिस्टम, ठीक, एंड इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड बाय द नंबर ऑफ स्पीशीज इन दैट इकोसिस्टम, ठीक। हम नंबर ऑफ स्पीशीज का मतलब तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, स्पीशीज रिचनेस आपको ध्यान रखना है। किसी भी इकोसिस्टम में या किसी भी पर्टिकुलर एरिया में या इकोसिस्टम में कितने नंबर ऑफ स्पीशीज है, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, वहां की अल्फा डाइवर्सिटी, पहली बात। बीटा डाइवर्सिटी का मतलब है जब हम दो इकोसिस्टम्स के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं, कंपैरिजन ऑफ डाइवर्सिटी बिटवीन इकोसिस्टम्स यूजुअली मेजर्ड एज द चेंज इन अमाउंट ऑफ स्पीशीज बिटवीन द इकोसिस्टम्स, यानी कि एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम में या पर्टिकुलर एरिया में हम बात कर रहे हैं स्पीशीज के डाइवर्सिटी को लेकर या स्पीशीज के नंबर को लेकर, तो वो क्या कहलाएगा, अल्फा डाइवर्सिटी, ठीक है। अगर हम दो इकोसिस्टम्स के बीच में कंपैरिजन करते हैं तो दैट विल बी बीटा डाइवर्सिटी। अब इसी में अगर हम डिफरेंट इकोसिस्टम्स को, एक पर्टिकुलर रीजन में अलग अलग प्रकार के जो इकोसिस्टम्स हैं उन सारे के सारे इकोसिस्टम्स की अगर हम ओवरऑल डाइवर्सिटी देखें, उसको मेजर करें, तो दैट इज नोन एज गामा डाइवर्सिटी, ठीक है। यानी कि एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम में हम बात करेंगे तो अल्फा, दो इकोसिस्टम के बीच में कंपेयर कर रहे हैं तो बीटा, और अगर एक पूरे के पूरे रीजन में जितने भी इकोसिस्टम्स हैं उन सभी की अगर हम डाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं तो दैट इज योर गामा डाइवर्सिटी, ठीक है। आई होप यहां तक आप बात को समझ गए होंगे। इसके बाद स्पीशीज इवननेस, इसका मतलब क्या है, प्रपोर्शन ऑफ द स्पीशीज एट अ गिवन साइट दैट इज लो इवननेस इंडिकेट्स दैट अ फ्यू स्पीशीज डोमिनेट द साइट, ठीक है। यानी कि कितना प्रपोर्शन ऑफ स्पीशीज किसी भी साइट पर प्रेजेंट है। मैंने आपको पहले ही बताया कि लो इवननेस का मतलब क्या है, कि वहां पर कम स्पीशीज जो है वो उस साइट को, उस एरिया को, उस जगह को जो है डोमिनेट कर रहे हैं, ठीक। इसके बाद बायोडाइवर्सिटी एंड फूड वेब। अब फूड वेब आप लोगों को पता है क्या है, बेसिकली फूड चेन आप लोगों को पता है, हम लोगों ने पहले डिस्कस की हुई है। और फूड चेन से ही मिलकर, या आप कह सकते हैं कि जो इंटरकनेक्शन ऑफ फूड चेन्स है, या आप कह सकते हैं जो अलग अलग तरीके की फूड चेन्स है एक साथ काम करती है, दैट इज योर फूड वेब, ठीक है। अब बायोडाइवर्सिटी और फूड वेब को लेकर यहां पर एक बात लिखी गई है, आप हालांकि वैसे भी मतलब सेल्फ अंडरस्टूड है, इसको समझ सकते हैं, लेकिन फिर भी यहां पर जो दिया गया है थोड़ा सा इसको देख लेते हैं क्या है। द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस आर आइडेंटिकल, ठीक है। यानी कि चाहे वो प्लांट्स हैं, चाहे एनिमल्स हैं, चाहे ह्यूमंस हैं, उनके जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, मतलब जिनसे हमारा शरीर बना हुआ है, जिनसे प्लांट बने हैं, जिनसे एनिमल बने हैं, वो सारे के सारे एक है। और वो क्या है, वो चार ही एलिमेंट है,
कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। तो हमारा शरीर भी इन्हीं चीज़ों से बना है। कोई एनिमल है तो वो भी इसी से बना है, प्लांट है तो वो भी इसी से बना है। और ये सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं वो कहाँ पर होते हैं? एनवायरनमेंट में। एनवायरनमेंट के जो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं जैसे कि एयर है, वाटर है, सॉइल है, इनमें अलग अलग प्रकार के ये एलिमेंट जो है वो पाए जाते हैं। अब लेकिन हालांकि प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन सभी के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो आइडेंटिकल हैं, एक जैसे हैं, लेकिन फिर भी एनिमल्स और ह्यूमंस जो हैं वो एनवायरनमेंट से खुद इस तरीके के जो एलिमेंट्स हैं उनको एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। ठीक, ये कैपेबिलिटी सिर्फ किसके पास है? जो ग्रीन प्लांट्स हैं उनके पास। ओनली ग्रीन प्लांट्स कैन एब्जॉर्ब नाइट्रोजन फ्रॉम द सॉइल थ्रू देयर रूट्स and use sunlight and water to produce energy by the process called photosynthesis। ठीक है, ये हमें पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं साइंस में कि ग्रीन प्लांट जो है वो अपना खाना खुद बनाते हैं। दे प्रिपेयर देयर फूड बाय देमसेल्व्स। कैसे बनाते हैं? सॉइल से वो नाइट्रोजन ऑब्जॉर्ब करते हैं, बाकी वो सनलाइट और वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं और उससे वो खुद क्या करते हैं? खाना बनाते हैं या एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। उस प्रोसेस को बोला जाता है फोटोसिंथेसिस। और वो अपना खाना खुद बनाते हैं, इसलिए उनको क्या बोल सकते हैं हम? प्रोड्यूसर्स, वो निर्माता भी हैं। ठीक, एनिमल्स और ह्यूमंस क्या है? वो प्लांट्स और एनिमल्स को, प्लांट्स और अदर एनिमल्स को अपने फूड की तरह, अपने खाने की तरह यूज करते हैं, तो इसलिए इनको क्या बोला जाता है? कंज्यूमर्स या फिर उपभोक्ता। ठीक, अब यही जो चेन है जो कंज्यूमर्स को प्रोड्यूसर से लिंक करती है, इसको क्या बोला जाता है? फूड चेन या फिर फूड वेब। ये तो आपको पता है। ठीक है, अब एवरी लिविंग क्रिएचर जो है वो फूड चेन में पाया जाता है, चाहे कितने छोटे से छोटा हो, चाहे बड़े से बड़ा हो। ये आपको पता है कि जितना छोटा ऑर्गेनिज्म होगा वो फूड चेन के जो ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं उसमें नीचे रहेगा। ठीक है, जो बड़ा ऑर्गेनिज्म होगा वो ऊपर रहेगा। मतलब ये सारा का सारा डिस्कशन हम लोग डिटेल में कर चुके हैं। कितने टाइप की फूड चेन होती है, ठीक है, ग्रेजिंग फूड चेन होती है, डेट्रिटस होती है, ये सारी बातें हम लोग कर चुके हैं। इसको यहां पर हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। अगर इसको आप लोगों ने मिस कर दिया है तो आप लोग जाके इसी प्लेलिस्ट में ऊपर के जो वीडियोस हैं चैप्टर नंबर 2 में हम लोगों ने ये बात की थी, वहां पर जाके आप ये सारी चीजें देख सकते हैं। ठीक, अब हर ऑर्गेनिज्म या हर क्रिएचर जो है वो फूड चेन का पार्ट है। सेवरल तरीके की फूड चेन्स होती हैं, कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है, सिंपल भी हो सकती है, एनवायरनमेंट पर डिपेंड करते हुए। एक छोटा सा एग्जाम्पल यहां पर दिया गया है कि ग्रास हॉपर जो है वो ग्रास खाता है, ग्रास खाता है। ठीक है, और बदले में उसको क्या है? स्नेक, फ्रॉग खाते हैं। फिर उसके बाद फ्रॉग को कौन खाता है? स्नेक खाता है। ठीक है, इस तरह की चीजें जो है वो यहाँ पर दी गई हैं। ये हमने हालांकि बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, तो वहां से जाके आप उसको देख सकते हैं। जिसको अगर ये चीजें थोड़ा सा नहीं पता है या वो आपने पढ़ी नहीं है तो वहां से जाके देख सकते हैं। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंस ऑफ ईच एंड एवरी क्रिएचर इन द वेब ऑफ लाइफ इज एविडेंट। इसीलिए आप चाहे फूड वेब की बात करें या फूड चेन की बात करें, उसमें ईच एंड एवरी क्रिएचर या ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म जो है उसकी इंपॉर्टेंस है। ऐसा नहीं है कि कोई छोटा ऑर्गेनिज्म है तो उसकी फूड चेन में क्या जरूरत है, ऐसा नहीं है। ठीक है, हर ऑर्गेनिज्म या हर क्रिएचर की जो है वो जरूरत है। टेम्परिंग विद द फूड चेन ओनली प्रोड्यूसेस नेगेटिव रिजल्ट्स। अगर हम फूड चेन के साथ छेड़खानी करते हैं, टेम्परिंग करते हैं, तो उससे क्या है? नेगेटिव रिजल्ट्स ही आने हैं। ठीक है, और उससे स्पीशीज का क्या होगा? डिस्ट्रक्शन ही होगा। एवरी टाइम कोई भी स्पीशीज जो है वो एक्सटिंक्ट होती है तो चेन जो है, जो फूड चेन है वो ब्रोक होगी, टूटेगी, एंड मेनी स्पीशीज इंक्लूडिंग ह्यूमंस मूव क्लोजर टू एक्सटिंक्शन। ये बहुत ही, मैं कहूंगा, इंपॉर्टेंट लाइन है, नॉट ओनली फ्रॉम द सब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू, नॉट ओनली फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बट एक जनरल बात को समझने के लिए भी। हमें लगता है कि हम किसी भी स्पीशीज को मार रहे हैं, चाहे वो प्लांट स्पीशीज है, चाहे एनिमल स्पीशीज है, मार रहे हैं, उसका ओवर एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं, तो हमें लगता है कि हमें इस पर क्या असर पड़ेगा? हमारे ऊपर तो कोई भी असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, हम तो ह्यूमंस हैं, वी आर द मोस्ट सुपीरियर ऑफ ऑल द ऑर्गेनिजम्स लिविंग ऑन दिस प्लैनेट अर्थ, तो हमें इससे कोई भी नुकसान नहीं पड़ेगा। लेकिन आपको ये बात समझनी है कि हम अपना खाना एक तो खुद नहीं बना सकते हैं, हमें औरों के ऊपर निर्भर रहना पड़ेगा। फूड चेन के ऊपर हम भी निर्भर हैं, हम भी उसके एक पार्ट है। अगर कहीं हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को, चाहे वो प्लांट ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो एनिमल ऑर्गेनिज्म है, चाहे कितने ही छोटे से छोटा हो, अगर हम उसको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रहे हैं तो बदले में उसका नुकसान जो है वो हम तक भी पहुंचेगा। आज नहीं पहुंचेगा, आज से आने वाले मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद पहुंचेगा, लेकिन पहुंचेगा। तो इसलिए आपको जो है वो चीजों का ध्यान रखना है। अगेन कम्स द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ध्यान रखते हुए स्वार्थी नहीं बनना है। ठीक है, सिर्फ अपने लिए, अपने जरूरतों को ध्यान में रखते हुए, अपने सुखों को ध्यान में रखते हुए कार्य नहीं कर रहे हैं। आगे आने वाली पीढ़ी के लिए भी चीज़ों को, संसाधन को, रिसोर्सेस को बचाए रखना है। तो इसलिए इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि चाहे कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, कोशिश करें, या आप जितना भी अपने से बन पड़े,
कोशिश करें कि उसको नुकसान ना पहुंचे, बी इट एनी प्लांट ऑर्गेनिज्म और बी इट एनी एनिमल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, चलिए इसके बाद कुछ सर्विसेज की बात करते हैं। बायोडाइवर्सिटी जो है वो कुछ हमें सर्विसेज प्रोवाइड करती है, कुछ सेवा प्रदान करती है। क्या है देखिए, नंबर ऑफ नेचुरल सर्विसेज जो है ह्यूमन बींग्स के लिए बायोडाइवर्सिटी क्या देती है। कुछ तो इकोसिस्टम सर्विसेज है, जैसे कि वाटर रिसोर्सेज का प्रोटेक्शन है, ठीक है, सॉइल की फॉर्मेशन है, प्रोटेक्शन है, न्यूट्रिएंट स्टोरेज, रिसाइकलिंग, पॉल्यूशन का ब्रेकडाउन है, उसका एब्जॉर्प्शन है, क्लाइमेट स्टेबिलिटी में कंट्रीब्यूशन है, इकोसिस्टम का मेंटेनेंस है, अनप्रेडिक्टेबल इवेंट से रिकवरी है। ठीक है, फिर बायोलॉजिकल सर्विसेज की अगर हम बात कर ले तो हमें फूड प्रोवाइड करते हैं, मेडिसिनल रिसोर्सेज हैं, फार्मास्यूटिकल ड्रग्स, वुड प्रोडक्ट, ऑर्नामेंट प्लांट्स होते हैं, ब्रीडिंग स्टॉक्स हैं, डाइवर्सिटी इन जीन्स, स्पीशीज, इकोसिस्टम, ये सारे के सारे बायोलॉजिकल सर्विसेज हो गए। इसके बाद सोशल सर्विसेज की अगर हम बात करते हैं तो रिसर्च, एजुकेशन और मॉनिटरिंग में हमें हेल्प होती है ड्यू टू बायोडाइवर्सिटी। रिक्रिएशन और टूरिज्म है, कल्चरल वैल्यूज है, दीज आर ऑल बेसिकली योर सर्विसेज दैट आर प्रोवाइडेड बाय द बायोडाइवर्सिटी। या फिर आप इसको कह सकते हैं, हमने पहले एक चीज पढ़ी थी सर्विसेज ऑफ एन इकोसिस्टम, तो वो भी लगभग एक तरीके से ये सेम ही चीज है। तो आप इसको आई होप यहां से चीजों को समझ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी लॉस जो हो रहा है, क्योंकि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसर्न। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है कि बायोडाइवर्सिटी जो है उसका लॉस हो रहा है, उसको नुकसान हो रहा है। अब इसके पीछे क्या कारण है थोड़ा सा ये देख लेते हैं, बाकी कंजर्वेशन के क्या तरीके हैं उसको लेकर हम लोग जो है अपना लेक्चर कंटिन्यू करेंगे अगले पार्ट में। ठीक है, देखिए बायोडाइवर्सिटी का लॉस कैसे हो सकता है। इट अकर्स व्हेन आइदर अ पर्टिकुलर स्पीशीज इज डिस्ट्रॉयड, या तो हम किसी पर्टिकुलर स्पीशीज को नुकसान पहुंचा रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, या फिर उसका जो एसेंशियल हैबिटेट है, मतलब जहां पर वो स्पीशीज रहता है, जो उसका हैबिटेट है, हम उसको डैमेज कर रहे हैं। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, या तो आप किसी स्पीशीज को नुकसान पहुंचा रहे हैं डायरेक्टली, या फिर उसके घर को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो दोनों तरीके से क्या होगा, स्पीशीज को नुकसान पहुंचेगा, और स्पीशीज को नुकसान पहुंचेगा तो इन टर्न बायोडाइवर्सिटी का क्या होगा, लॉस होगा। ठीक, अब ये जो लेटर है, यानी कि जो हम इसके हैबिटेट को नुकसान पहुंचा रहे हैं, वो ज्यादा कॉमन है। ठीक है, क्योंकि हैबिटेट डिस्ट्रक्शन इज इनएविटेबल फॉल आउट ऑफ द डेवलपमेंट। क्योंकि अगर हम बात करते हैं डेवलपमेंट का, हमें अर्बनाइजेशन करना है, हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है, तो इन सब चीजों के लिए क्या होगा कि जो भी स्पीशीज हैं उनका हैबिटेट को हम लोग नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो ये तो डेवलपमेंट की वजह से होता ही है। हमें बेसिकली फिर वही बात है कि एक बीच का रास्ता निकालना है और चीजों को कम करना है, यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन करना भी जरूरी है, लेकिन हैबिटेट का डिस्ट्रक्शन भी नहीं होना चाहिए। तो दोनों ही बातों को हमें एक बैलेंस लेके जो है वो चलना पड़ेगा। ठीक है, द एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज टेक प्लेस व्हेन दे आर एक्सप्लॉइटेड फॉर इकोनॉमिक गेन और हंटेड एज स्पोर्ट्स और फूड। अब एक स्पीशीज का एक्सटिंक्शन कब होता है, या तो जब हम उनको अपने इकोनॉमिक गेन्स के लिए, यानी कि अपने आर्थिक फायदों के लिए उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, या फिर उनको हम एज अ स्पोर्ट के तौर पर हंट कर रहे हैं, फूड के लिए हंट कर रहे हैं। फूड के लिए तो आप लोगों को पता ही है, सारे के सारे जो नॉन वेजिटेरियंस वगैरह हैं वो इसको लेते हैं। ठीक है, मतलब मैं किसी का यहाँ पर बेसिकली क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, पर चीजें जो यहाँ पर लिखी गई हैं वो आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। ठीक है, एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज में ऑल्सो अकर ड्यू टू एनवायरमेंटल रीजंस। अब किसी भी स्पीशीज का जो एक्सटिंक्शन है, जो कोई भी स्पीशीज खत्म हो रहे हैं, विलुप्त हो रहे हैं, वो एनवायरमेंटल रीजंस की वजह से भी हो सकते हैं, जैसे कि इकोलॉजिकल सब्स्टिट्यूशन है, बायोलॉजिकल फैक्टर्स है, पैथोलॉजिकल कॉजेज है। ठीक है, और ये भी जो इनके कॉज हैं वो या तो नेचुरल कॉज हो सकते हैं, या फिर मैन मेड कॉज या एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज भी हो सकते हैं। ठीक है, इकोलॉजिकल सब्स्टिट्यूशंस का मतलब क्या है कि उनका जो एनवायरनमेंट है उस पर बदलाव आ रहे हैं, बायोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से हो रहा है, पैथोलॉजिकल कॉजेज मतलब उनको कोई बीमारी वगैरह हो रही है उसकी वजह से हो रहा है। तो नेचुरल कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं जिससे किसी भी स्पीशीज को नुकसान पहुंच रहा है, फ्लड्स है। ठीक है, फ्लड से हो सकता है, अर्थक्वेक की वजह से हो सकता है, लैंडस्लाइड की वजह से हो सकता है, स्पीशीज में आपस में क्या हो रही है, राइवलरी है, तो लड़ाई झगड़ा हो रहा है, उस वजह से स्पीशीज जो है एक दूसरे को खत्म कर रहे हैं, पॉलिनेशन की कमी है, डिजीजेज हैं, बेसिकली पैथोलॉजिकल कॉजेज आप कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मैन मेड कॉजेज क्या है कि हम लोग हैबिटेट को डिस्ट्रक्ट कर रहे हैं। ठीक, कॉमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन जो है वो बढ़ता ही जा रहा है, हंटिंग एंड पोचिंग हो रही है, कन्वर्जन ऑफ रिच बायोडाइवर्सिटी साइट फॉर ह्यूमन सेटलमेंट एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये मैंने आपको बताया कि हम लोग ह्यूमन सेटलमेंट के लिए, यानी कि अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए जो है बायोडाइवर्सिटी जो साइट्स है, जो रिच बायोडाइवर्सिटी साइट्स है, उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं। एग्रीकल्चर को हम लोग एक्सटेंड कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें ज़्यादा ज़मीन चाहिए, तो हम लोग क्या है, जो फॉरेस्टेड एरिया वगैरह है उसको खत्म कर रहे हैं, तो वहाँ की जो स्पीशीज़ है उनको नुकसान पहुंच रहा है। पॉल्यूशन हो रहा है, उससे भी स्पीशीज़ को खतरा है, जैसे कि बर्ड्स वगैरह जो है वो इससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित रहती है। ठीक है, वेटलैंड जो है फिल हो रहे हैं। वेटलैंड आपको पता है वन ऑफ द मोस्ट
मोस्ट बायोडाइवर्स एरियाज होते हैं वेटलैंड्स। अब वेटलैंड्स को अगर नुकसान पहुंचेगा तो आप समझ सकते हैं कि बायोडाइवर्सिटी को लॉस तो अपने आप ही होना है। इसके बाद कोस्टल एरियाज हैं, उसका भी डिस्ट्रक्शन हो रहा है। तो दीज आर सम ऑफ दी मैन मेड कॉजेज जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी को नुकसान पहुंच रहा है या स्पीशीज को नुकसान पहुंचने की वजह से बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है। ठीक है, तो यहां तक आप लोग चीजों को समझे कि बायोडाइवर्सिटी क्या होती है। टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी की हम लोगों ने बात करी, जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी है और हमारी स्पीशीज डाइवर्सिटी है, हमारी इकोसिस्टम लेवल पर, कम्युनिटी लेवल पर है। फिर किस तरीके से मेजर करेंगे, स्पीशीज रिचनेस है, स्पीशीज इवननेस है, उसमें भी रिचनेस में भी हम लोगों ने बात करी अल्फा, बीटा और गामा टाइप की। ठीक है, इसके बाद हमारे जो डाइवर्सिटी को लॉसेस वगैरह हो रहे हैं उसके बारे में हम लोगों ने बात करी है। अब इसको किस तरीके से कंजर्व करना है और उसको कंजर्व करने के लिए जो एक IUCN की एक रेड डेटा बुक होती है उसमें जो अलग अलग टाइप की कैटेगरीज दी गई हैं, जैसे कि एक्सटिंक्ट है, एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड है, एंडेंजर्ड, वल्नरेबल, क्रिटिकली एंडेंजर्ड। ठीक है, उन सब के बारे में जो है हम लोग अपना डिस्कशन अगले लेक्चर में जो है वो कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो इस लेक्चर के बाद आप लोग जो अगला लेक्चर है वो देखना जरूर ध्यान रखिएगा, सो दैट कि वहां पर भी जो सारी की सारी चीजें हैं और वो काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो आप, मैं कहूंगा कि स्टैटिक पोर्शन को आपका स्ट्रेंथन करेगी और उसके आधार पर आने वाले समय में आप देखेंगे कि जब आप न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हैं तो इस तरीके की स्पीशीज वगैरह जो है वो काफी ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, चाहे आप द हिंदू पढ़ें चाहे इंडियन एक्सप्रेस पढ़ें, वहां पर स्पीशीज वगैरह आती रहती है कि ये नई स्पीशीज पाई गई है, ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, ये वल्नरेबल है। तो वो चीजें जो है आपको थोड़ा बहुत पता होनी चाहिए और उसके लिए जो स्टैटिक पोर्शन हम यहां पर अगले लेक्चर में कवर करेंगे वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो अगले लेक्चर में जो है अपना हम डिस्कशन इसी टॉपिक के साथ आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए। तो कंटेंट रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमारा टेलीग्राम का जो ग्रुप है दैट इज ओकुल GS UPSC डिस्कशन फोरम, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आप इसको टेलीग्राम में सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं या फिर आप वीडियोस के नीचे जो कमेंट सेक्शन होता है वहां पर भी अपने जो डाउट्स वगैरह हैं, जो फीडबैक्स वगैरह हैं वो हमें जरूर दे सकते हैं। इस पूरे के पूरे वीडियो सीरीज का जो फुल कोर्स है वो हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है, वहां पर आपको सारे के सारे वीडियोस, साथ ही साथ चैप्टर वाइज नोट्स, चैप्टर वाइज क्विजेस भी मिल रहे हैं, सो दैट कि आप लोग अपनी जो पूरी की पूरी तैयारी है एनवायरमेंट सब्जेक्ट की वो हमारे साथ, हमारे प्लेटफॉर्म के साथ कर सके। कोर्स को परचेस करने में या कोर्स को अगर एक्सेस करने में हमारी वेबसाइट के थ्रू आपको कोई भी टेक्निकल क्वेरी आती है तो आप हमसे व्हाट्सएप के थ्रू इस नंबर पर जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर हमारी जो ईमेल आईडी है दैट इज support@okul.co, उस पर भी हमसे अपने जो भी डाउट्स वगैरह हैं, जो भी क्वेरीज हैं वो क्लियर कर सकते हैं। बाकी हमसे ज़्यादा जुड़ने के लिए आप हमें फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पर और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो मिलेंगे बहुत जल्द अगले लेक्चर के साथ, जो इसमें हम लोग इसी चैप्टर का जो आगे वाला पार्ट है उसको कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। प्लीज डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, जय हिंद।